पाकिस्तान के पास मुस्तनद फास्ट बॉलर नहीं। मोहम्मद आमिर वापस आ रहे हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये एक बहुत अहम खबर है जिस पर आज हम बात करेंगे। और साथ साथ बात हो रही है सरफराज अहमद की कि सरफराज अहमद को पाकिस्तान टीम का चीफ सेलेक्टर होना चाहिए। क्या सरफराज अहमद एक अच्छे चीफ सेलेक्टर होंगे और क्या अब तक की सिलेक्शन में कोई डंडियां बज रही हैं? और फिर हैरान कुन तौर पर आसिफ आफरीदी, वो स्पिनर जिनकी उम्र 39 साल हो चुकी है, वो पाकिस्तान टीम के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं, जो टीम 12 अक्टूबर से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाहौर के अंदर अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी। मैं जुल्करनैन शेख आपको खुशामदीद कहता हूं 365 डिजिटल पर। आज हम थोड़ी सी क्रिकेट की वो बातें करेंगे जो आपको यह समझाने की कोशिश करेगी कि क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट जा किस तरफ रही है। मोहम्मद आमिर की पाकिस्तानी क्रिकेट पर वापसी की बात बहुत अहम है। क्यों मोहम्मद आमिर की वापसी की बातें हो रही है? मोहम्मद आमिर पहले भी 2 बार अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर चुके हैं। पहले उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की थी 2020 के अंदर, लेकिन फिर उन्होंने 2024 के अंदर होने वाले वर्ल्ड कप, जो कि यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था, उससे पहले अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली थी। और फिर वो वापस टीम में आए और उन्होंने टीम के लिए खेला भी, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने दिसंबर 2024 के अंदर फिर अपनी रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंस की थी। और सरफराज अहमद, जिनको आप ये एजाज तो किसी तौर भी उनसे नहीं छीन सकते कि वो बतौर कप्तान उस टीम, फाते टीम के कप्तान थे जिसने इंडिया को 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उस इंडियन टीम को हराया था, जो उस वक्त की पाकिस्तानी टीम के कंपैरिजन में बहुत मजबूत टीम थी। एक ऐसी टीम जिसको उस वक्त सोचा भी नहीं जा सकता था पाकिस्तान की एक यंगस्टर टीम हरा सके। और उस टीम को हराने में जो पाकिस्तान टीम की क़यादत की थी वो सरफराज अहमद ने की थी। क्या सरफराज अहमद चीफ सेलेक्टर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होंगे? इन सारी कहानियों के पीछे एक कहानी और भी चल रही है। वो कहानी चल रही है इंग्लिश कैप्टन माइक थर्टन की। माइक थर्टन कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस आईसीसी के अंदर होने नहीं चाहिए। और वो ये कहते हैं कि जानबूझकर 2013 से ऑनवर्ड हर आईसीसी इवेंट के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच रखा जाता है। और उसकी वजह यह है कि इससे कमाई की जाए। आईसीसी कमाई करना चाहता है, ब्रॉडकास्टर कमाई करना चाहते हैं, लेकिन इस कमाई का बड़ा हिस्सा जाता है, पता है किसको? वो जाता है इंडिया को। अगर आईसीसी की आप पूरी देखें कि हर साल किस मुल्क को कितने पैसे मिलते हैं, तो आईसीसी की जो आमदन है उसका तकरीबन 38% जो है वो बीसीसीआई यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड लेके जाता है। और वो तकरीबन $230 मिलियन सालाना बनते हैं। पाकिस्तान का हिस्सा चौथे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है और चौथे नंबर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और हैरानकुन तौर पर जो 12 ममालिक जो के आईसीसी के परमानेंट मेंबर है, उनमें सिर्फ इंडिया ऐसा है जिसके पास डबल फिगर अमाउंट है अगर परसेंटेज काउंट की जाए, यानी इंडियन परसेंटेज डबल फिगर में है। वो भी 38%। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की परसेंटेज जो है वो सबकी सिंगल परसेंटेज में। और पाकिस्तान को तकरीबन 5.75% मिलता है, जो कि तकरीबन $34 मिलियन सालाना बनता है। यानी कि पाकिस्तान को $34 मिलियन मिलता है और इंडिया को $230 मिलियन सालाना आईसीसी की तरफ से मिलता है। अब ये आईसीसी कमाई कहां से करती है? अपने आईसीसी इवेंट से, यानी T20 वर्ल्ड कप से, अपने वर्ल्ड कप से, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी से। और इनके अंदर 2013 से यह पक्की बात रखी हुई है ब्रॉडकास्टर ने कि वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच रखते हैं। अब जो हालिया एशिया कप के अंदर कशमकश हुई, और इस बार तो 3 बार मैच आया पाकिस्तान और इंडिया का, और साफ नजर आ रहा था कि जिस तरह एशिया कप के ग्रुप्स बनाए गए, एक तरफ तो 2 तगड़ी टीमें पाकिस्तान और इंडिया और बिल्कुल 2 छोटी टीमें साथ रखी गई थी, जिससे यह कन्फर्म था कि पाकिस्तान इंडिया ही सुपर 4 में पहुंचेंगे। जबकि दूसरे ग्रुप को अगर देखें तो बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये 3 इक्वल टीमें थी जिनमें से किसी 2 का भी चांस हो सकता था। सो इस चीज को लेकर माइक थर्टन जो है वो इस बात पर आए हैं कि आईसीसी को बहुत ही शफाफ अंदाज में ड्रॉज कराने चाहिए। और अगर पाकिस्तान इंडिया की गेम ना आए तो इसमें अब कमर्शियल एस्पेक्ट को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस कमर्शियल एस्पेक्ट को किसी ना किसी तरह पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलकर एक ऐसा मैच बनाया जाता है जिसमें जो ब्रॉडकास्टर हैं, जो कमर्शियल फायदा उठाने वाले, वो कमाते हैं। और इसी कमर्शलाइजेशन को इंडिया कैश करता है आईसीसी में। आईसीसी में उसे 38% हिस्सा मिलता ही तभी है जब वो ये कहता है कि वो, क्योंकि क्रिकेट में आने वाली रकम को 65 से 70%, 65 to 70% जो है वो इंडिया से जनरेट कर रहे हैं, इसलिए उनका हिस्सा सबसे ज्यादा बनता है। सो माइक थर्टन ने खोलकर बाकी बातें तो नहीं की कि जिस तरह इंडिया बिहेवियर था, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ये गेम जो है उसके अंदर
इस क्रिकेट के पिच जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कभी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल होती थी, दोनों ममालिक को करीब लाने के लिए इस्तेमाल होती थी, अब सियासी शोबदाबाजी के लिए इस्तेमाल हो रही है। सियासी प्रॉक्सीज बन गई हैं, ये वर्ड यूज किया, प्रॉक्सीज बन गई हैं कि अपने मुल्क के सियासी मकासद को अब क्रिकेट के सामने पेश किया जाता है, जो कि बहरहाल अफसोसनाक है। माइक एथर्टन को थोड़ा सा ज्यादा खुल के सामने शायद वो आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो एबी डिविलियर्स का हाल उन इंडियंस फैंस ने किया जिनकी गेम के साथ मेरा ख्याल है जेंटलमैन कमिटमेंट नहीं है, कि उन्होंने एबी डिविलियर्स की उस कमेंट को बहुत नापसंद किया जिसमें उसने अपनी तरफ से यह कहा था कि भाई जो एशिया कप के फाइनल में देखा बहुत अफसोसनाक था, उन्हें बहुत सदमा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो टीम अच्छा खेली जीती उसको ट्रॉफी लेनी चाहिए। सो ये तो उनके ख्याल आते हैं। अब वापस आते हैं मोहम्मद आमिर की तरफ। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के वो फास्ट बॉलर हैं जिनकी जिंदगी में कामयाबियां और मुश्किलात दोनों साथ साथ चली हैं। 2010 के अंदर जब स्पॉट फिक्सिंग केस आया, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट 3 नाम आए थे, लेकिन मोहम्मद आमिर को यह एज दिया गया था कि वो अंडर एज थे, उनकी उम्र कम थी, लेकिन मोहम्मद आमिर ने कमाल अंदाज से अपनी रिकवरी की, वो गेम में रहे, उन्होंने फिर गेम के स्पिरिट को वापस लाया। बहुत मुश्किलात थी, आप अप्रिशिएट करें, मैं बहुत कम प्लेयर होंगे जो इस तरह गिरकर दोबारा उठते, और मोहम्मद आमिर ने अपना लोहा एक एक्सट्रीम अंदाज में मनवाया 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, स्पेशली वो फाइनल के अंदर उनका वो स्पेल किसी को नहीं भूलता, जिसमें भारतीय सारे बैटर जो है वो बिल्कुल परेशान थे, हैरान थे। फिर मोहम्मद आमिर ने 2020 के अंदर रिटायरमेंट ऐलान कर दी इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन अचानक से पता चला 2024 के T20 वर्ल्ड कप से पहले वो वापस टीम के लिए अवेलेबल थे, और फिर उन्हें टीम में शामिल भी किया गया। लेकिन बाद में, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पहले राउंड से ही बाहर हो गई थी, बाद में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। अब 3 रोज से सोशल मीडिया पर यही बातें चल रही थी, मोहम्मद आमिर आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन आज उन्होंने एक वीडियो पैगाम में सारा कुछ क्लियर किया और यह कहा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दस्तबरदार हो चुके हैं और वो अब टीम में नहीं आएंगे, और वो ये चाहते हैं कि यंग ब्लड, ज्यादा यंग लोग पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, नया टैलेंट आना चाहिए पाकिस्तान टीम में, और वो ये चाहते हैं कि वो टैलेंट फ्लरिश करे। अब एक तरफ तो ये तजवीज दे रहे हैं और साथ साथ उन्होंने ये भी तजवीज दी कि सरफराज अहमद वो शख्स है जिनको चीफ सिलेक्टर होना चाहिए। अब ये सजेशन को लेकर भी लोग बहुत ज्यादा सरफराज अहमद के फेवर में आए। सरफराज अहमद पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन, वो कप्तान जिन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह पाकिस्तानी टीम की कप्तानी की थी, और इस टीम ने किसी और को नहीं, इंडिया को फाइनल में हराया था। अब उस सरफराज अहमद के बारे में वो कहते हैं कि इनको चीफ सिलेक्टर होना चाहिए, वजह उनकी ईमानदारी, कि वो बिल्कुल ईमानदार हैं और वो किसी तौर भी किसी के साथ कोई साइड नहीं लेते, ना तो किसी से वो कहते हैं ना किसी को जानबूझकर बाहर बिठाएंगे ना अंदर रखेंगे। सो बतौर ईमानदारी, ऑनेस्टी की सेंस में मोहम्मद आमिर ने यह कहा कि सरफराज अहमद को चीफ सिलेक्टर होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने सजेशन दी कि शुएब अख्तर, उमर गुल और सुहेल तनवीर, ये 3 वो नाम हैं जो अगर पाकिस्तान टीम के व्हाइट बॉल स्क्वाड के साथ, यानी वनडे और T20 स्क्वाड के साथ लगे, तो आपको बहुत नुमाया उम्दा रिजल्ट मिलेंगे। और इस बात से भी लोग इत्तेफाक कर रहे हैं कि शुएब अख्तर हो, सुहेल तनवीर हो या फिर उमर गुल हो, वाकई इन तीनों का जो व्हाइट बॉल सेंस में अगर जो लिमिटेड क्रिकेट है, लिमिटेड ओवर की 20 से 50 ओवर्स की, उसमें अगर ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो तो नो डाउट ये अच्छा रिजल्ट देंगे। और कहानी फिर आसिफ अफरीदी की। आसिफ अफरीदी वो पाकिस्तान के स्पिनर हैं जिन पर 2022 में एक पीसीबी ने खुद एंटी करप्शन कोड के तहत पाबंदी लगाई। 2 साल की पाबंदी थी, अब वो पाबंदी पूरी हुई है नहीं हुई, कभी पीसीबी की तरफ से कहा जाता है कि उनकी पाबंदी पूरी होगी। बहरहाल वो एक अरसे से कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में सेलेक्ट होते आ रहे हैं, लेकिन अचानक से लोग हैरान हो गए कि उनको पाकिस्तान टीम के उस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2025-27 की टेस्ट चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके तहत खेले जाने वाले 2 टेस्ट मैचों में से पहले टेस्ट मैच में कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए। अब इस स्क्वाड का हिस्सा रखते हुए जरा ये कह रहे हैं सिलेक्शन कमेटी के कि हमने उनको एक नुमान अली के बैकअप के तौर पर रखा है। अब नुमान की उन्होंने कहा कि अगर उन्हें फिटनेस मसाइल हुए, ऐसे मसले हुए, तो हम उन्हें खिलाएंगे। अब यहां पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं। एक तरफ तो मोहम्मद आमिर समेत सब ये पीट रहे हैं, और अगर आप हमसाया मुल्क भारत की तरफ देखें तो वहां रोहित शर्मा को इसलिए कप्तानी से हटा दिया गया कि हम नया टैलेंट डेवलप कर रहे हैं, हम शुभमान गिल को बतौर नए टैलेंट के तौर पर ला रहे हैं, और
27 के वर्ल्ड कप से पहले हम चाहते हैं कि वो एक अच्छे वनडे कप्तान हो। हर जगह पर नए टैलेंट को लाने की बात हो रही है, लेकिन यहां पर कहानी ये है कि हम 39 साल एक स्पिनर को ही वापस स्क्वाड में ला रहे हैं, किसी यंगस्टर को चांस नहीं दे रहे। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को 365 डिजिटल पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।